हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस। लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं दोस्तों। नंबर 1 है स्टॉक डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक ना ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हो या फिर सेफगार्ड करके रखते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपनी धन ऐप पर। टर्म्स तो क्योंकि आपको यहीं से समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि ये जो स्टॉक डिपॉजिटरी की बात हो रही है श्रेया, मुझे पहले बताओ आपके लिए श्रेया मनी डिपॉजिटरी क्या है? इसमें पैसा कहाँ रखते हो? पैसा कहाँ रखते हो? बैंक अकाउंट में। उसके बाद मुझे ये बताओ कि श्रेया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई कहाँ रखता है? वेरी गुड, ई कुबेर। उसके बाद जब बॉन्ड आप खरीदते हो वो कहाँ होता है? नहीं नहीं, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो कहाँ पर है? बॉन्ड खरीद के जैसे पेपर टाइटल तो मेरे पास आएगा ना। कौन सा अकाउंट था वो? डीमैट स्टॉक्स के लिए होता है। गिल्ड अकाउंट याद है? ठीक है, गिल्ड अकाउंट। और आपके शेयर्स कहाँ होते हैं? डीमैट। हर चीज़ के लिए आपके पास एक कोई ना कोई अकाउंट है सेव करके रखने के लिए, और ये हर जगह आपका अलग अलग फॉर्मेट के अंदर पैसा ही है जो कि घूम रहा है, सेव्ड है, इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। तो स्टॉक डिपॉजिटरी हम किसे कहेंगे? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो कि आपके शेयर्स को और दूसरे अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटर्स के लिए होल्ड करके रखेगा। आपने यहाँ पर पैसा लगा रखा है तो यानी कि आपने शेयर्स क्या कर रखे हैं? शेयर्स बाय कर रखे हैं, राइट? आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं। अब यहाँ पर आपका शेयर्स का खरीदना बेचना जो भी चलेगा, ये कौन सा अकाउंट है आपके लिए? डीमैट अकाउंट। ओके, तो इट एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम होल्डर टू अनदर पर्सन मेनली इन डीमैट फॉर्म। अब टू अनदर पर्सन कैसे? अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो कोई ना किसी सेलर से ही तो खरीदे होंगे ना। मैंने रिलायंस केमोटेक्स, ठीक है, इसके कुछ शेयर खरीदे मैंने। सामने कोई ना कोई सेलर होगा, उसी से खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? मैं बताओ, राइट? अगर मैं अपने शेयर को बेच दूंगा तो यानी कि अब सेलर मैं हूं और कोई ना कोई सामने खरीदने वाला है, राइट? तो इट एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम होल्डर टू अनदर पर्सन मेनली इन डीमैट फॉर्म, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होता है सिक्योरिटी ट्रांसफर का वो सेफ होता है और फास्टर होता है, जल्दी जल्दी। मेरे लिए राइट सेलर्स या राइट बायर्स को इस एक्सचेंज पर ढूंढकर कौन लाता है इमीडिएटली, ताकि मुझे वेट ना करना पड़े? कौन लेकर आता है? मेरा ब्रोकर। और मेरा ब्रोकर अभी कौन दिख रहा है आपको यहां पर? धन है। ठीक है, तो इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स। अब जैसे अलग अलग जगह पर आपने अलग अलग टाइम पर अलग अलग शेयर्स खरीदे। अब यही अगर आपके पास पेपर टाइटल में होता, फॉर एग्जांपल मान लो श्रेया आज आपने पाँच पीएनबी के स्टॉक खरीदे होते, फिर कुछ महीनों के बाद आप 50 पीएनबी के स्टॉक खरीद रहे हो, फिर रिलायंस पावर खरीद रहे हो, फिर रिलायंस कम्युनिकेशन खरीद रहे हो, फिर
अदानी पोर्ट्स खरीद रहे हो। अब ऐसे आप कितने सारे पेपर टाइटल्स को कैरी करके रखोगे, है ना। तो दे आर लाइक बैंक्स फॉर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज़ पूछ रहा, ठीक है। इंडिया के अंदर आपको पता है स्टॉक डिपॉजिटरी के लिए स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं आपके, और अब ये पेपर वर्क इसका खत्म हो गया। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर जब ये पूरा का पूरा सिक्योरिटीज मार्केट जब चलना स्टार्ट हुई थी, तब सारे के सारे पेपर मिलते होंगे लोगों को ट्रेड करने के लिए, राइट। याद है वो स्कैम 1992 की, मैं आपको वो दिखा रहा था वीडियो, वो पर्ची काट काट के देते होंगे, मतलब देते थे वो उस टाइम पर कि आपने बोली लगाई और वो फिर आपको पर्चियाँ काट काट के दे रहे हैं आपसे पैसे लेने के बाद, ऐसे ही होता था। बिल्कुल, जॉबर्स, वेरी गुड। डीमैट अकाउंट, ये अकाउंट क्या है मेरा, अगर मेरे को यहाँ पर ये ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, क्या ये डीमैट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखो इंडिया के अंदर, अच्छा ये इसी की बात कर रहा था स्टॉक डिपॉजिटरी की, हम लोग बात कर लेते हैं, इधर लिख लेना। 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक डिपॉजिटरीज। भारत के अंदर 2 तरह की डिपॉजिटरीज होती हैं, एक होती है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या तो ये आपके शेयर्स को हैंडल करेगी, आपका बैंक अकाउंट होगा एक तरीके से, और दूसरी होती है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। यानी कि ये जो CDSL ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कह सकता हूँ मैं इसको, एक्ट की मदद से अगर आई है तो, ठीक है। तो जो डिपॉजिटरी है, इट ऑपरेट्स थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इनको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। अच्छा, अगर ये जो डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पर मेरा ये डीमैट अकाउंट है और ये मेरे ऑपरेट, मतलब मैंने शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, इन्होंने अपने पास जमा कर रखे हैं, कल को अगर CDSL मुझसे बिना पूछे मैं सुबह सोकर उठूँ 9:15 पे, और श्रेया ये मेरे PNB के या जो भी मैंने चीज़ें इन्वेस्ट कर रखी हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल कुछ भी ले रखा है, ये बेच दे मेरे से बिना पूछे, तो मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ पर कर सकता हूँ, जाकर सेबी के पास जाकर, ठीक है। तो दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड दे फैसिलिटेट सिक्योरिटीज ट्रेड, कैसे, डीमैट अकाउंट को मेंटेन करके ट्रेडर्स का, और उनको कुछ दूसरी ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करके। यानी कि जब आप धन में अकाउंट खोलते हो तो आपको कौन सा बैंक मिलता है शेयर्स रखने के लिए, मतलब आम भाषा के अंदर समझ जाओ, जैसे हमारे देश में तो बहुत सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, गौरव, श्रेया, है ना, ICICI है, PNB है, SBI है, बहुत सारे हैं। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर आपके पास ब्रोकर तो बड़े सारे हैं, लेकिन शेयर्स को रखने के लिए हमारे देश में 2 प्रोमिनेंट बैंक कौन से होते हैं, CDSL और NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। एक ये और दूसरा ये CDSL। जब आप धन में अकाउंट खुलवाओगे तो धन वालों ने कौन से बैंक के साथ टाई अप कर रखा है, धन के सारे लोगों के शेयर्स कौन संभालता है, कौन सा अकाउंट, और मतलब एक होल्डर, CDSL, ठीक है। और ये CDSL कैसे बना था, थ्रू डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डीमैट अकाउंट की, थर्ड टर्म। सेकेंड हमारा ये हो गया कंसेप्ट, 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक डिपॉजिटरीज। डीमैट या जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है, मतलब जिसको आप एलैबोरेटिव वे में कहते हो, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये एक अकाउंट होता है डेट हेल्प्स इन्वेस्टर्स होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल सर्टिफिकेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन खरीदना बेचना कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐप पर होगी, आपको कोई भी पेपर टाइटल्स वगैरह कुछ भी नहीं रखने पड़ेगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास मनी कितना है, कितना आपके पास पड़ा हुआ है लगाने के लिए, आपके पास कितना है, कुछ भी है आपकी ये जैसे जो ये ट्रेडर्स डायरी है, अगर मैं यहाँ पर जाके आपको दिखाऊँ, ये आपकी सारी चीज़ें, मतलब डिविडेंड पे आउट आपको कितना मिल चुका है अभी तक डिविडेंड या कुछ भी है, जैसे
मेरे को, मैंने जब मन्नापुरम फाइनेंस खरीदा था तो मुझे 247 डिविडेंड इसका मिला था 330 शेयर्स के होल्ड करने के बाद। ठीक है, डिविडेंड मतलब मैंने बस उसको होल्ड कर रखा था और इसलिए मतलब मुझे जो है वो पैसा मिला था। ठीक है, और सारी मतलब जितनी भी होती हैं कि आपने क्या कहते हैं मनी विड्रॉ करना, पे इन पे आउट, या जो भी है कि एक्सचेंज की आपकी ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री होती है या जो भी है, कुछ सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो है आपको वो मिल जाती हैं। ओके, तो उसके बाद इन इंडिया डीमैट अकाउंट्स आर केप्ट बाय NSDL एंड CDSL, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की ई सेटलमेंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट अगर इंट्राडे के लिए हो तो वो कितने बजे से पहले करनी पड़ती है? कितने बजे से पहले? 3:30 बजे से पहले। जिसमें आप क्या कहते हो श्रेया, अपनी पोजीशंस को हमें गौरव क्या करना पड़ता है? स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, और ई सेटलमेंट वैसे कैसे हो सकती है? मैं अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को या इन्वेस्टेड शेयर्स को कभी भी खरीदना बेचना कर सकता हूँ, कभी भी। और ऑब्वियसली बात है, शेयर्स मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं तो मतलब मैं बेचना कभी भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे बढ़ूँ? उसके बाद बुल मार्केट एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी प्राइसेस जो होते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो बढ़ेंगे। अभी अगर आप निफ्टी पे जाओ, तो यहां पर अगर आप इसके चार्ट को देखो, ये अभी आपके लिए कौन सी मार्केट है निफ्टी की? निफ्टी अभी जिस पॉइंट पर है काइंड ऑफ, ये अभी आपके लिए कैसी मार्केट है? हाँ, तो ये बुल मार्केट हुई कि नहीं हुई? ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है ना। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म अमंग द इन्वेस्टर्स। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक ये स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। आज ये इतनी ऊपर चला गया, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। ये देखो, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और इसने अपने ऑल टाइम हाई की रेंज को भी तोड़ दिया। देख रहे हो, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, इसने अपनी ऑल टाइम हाई की रेंज को भी तोड़ दिया और इस रेंज को तोड़ने के बाद ये बन गया सुपर बुलिश। तो ये कोचिन शिपयार्ड का जो स्टॉक है, आप इसको क्या कहोगे? ये अभी बुलिश फॉर्मेट के अंदर है कि बीरिश फॉर्मेट के अंदर है? बुलिश है ना। क्यों? क्योंकि ग्रीन पे ग्रीन कैंडल काफी ऊपर है, इसने अपनी रेंज को भी तोड़ दिया, है ना गौरव? रेजिस्टेंस दिख रहा है, तोड़ दिया इसको। ठीक है, तो देयर इज ऑप्टिमिज्म अमंग द इन्वेस्टर्स एंड दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सिक्योरिटीज इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। मतलब जब आपके सेंटिमेंट्स ये हैं कि जिस पॉइंट पर आप बाय कर रहे हो उसके बाद मार्केट उठेगी, तो आपका एक अनुमान क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी और आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि डिमांड जो है आप स्टॉक को लेकर ऊपर जाने वाली है, ये जब आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है तो उस मार्केट को कहते हैं बुल मार्केट। ऑन द अदर एंड सप्लाई इज लिमिटेड, क्योंकि सिक्योरिटीज होल्डर्स जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू सेल। इंक्रीज इन डिमांड इज कपल्ड विद डिक्रीज इन सप्लाई, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस जो है ऊपर चला जाता है। बुल मार्केट जो है इट इज जनरली एसोसिएटेड विद ग्रोइंग इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। यानी कि अगर निफ्टी
अगर निफ्टी जो है वो अपने इस पॉइंट पर अगर है, निफ्टी अगर अपने इस पॉइंट पर है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये बुलिश सेंटीमेंट है कि नहीं है? और बुलिश सेंटीमेंट इन द सेंस कि इकोनॉमी हमारी बिल्कुल टॉप पर है, इकोनॉमी अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर बिल्कुल टॉप पर है, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर, सारी कंपनीज जो 50 बेस्ट कंपनीज है देश की, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इकोनॉमी अपने राइजिंग ट्रेंड पर है। श्रेयस का मतलब इस पॉइंट पर, राइट? और वहीं अगर आपको निफ्टी यहाँ पर दिखे तो इस रेंज के आसपास, आप कहोगे कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर बहुत अच्छी, मतलब अगर निफ्टी आपके सामने यहाँ थी और वो गिरते 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 यहाँ तक पहुँच जाए, आप क्या कहोगे बताओ? वो तो फिर बुलिश मार्केट नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बियर मार्केट। बियर मार्केट एक ऐसी कंडीशन होती है जहां स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं दे आर ऑन द डिक्लाइन एंड स्टॉक्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन द नियर फ्यूचर। अब देयर इज टेंडेंसी अमंग द इन्वेस्टर्स कि वो अपने जो भी लॉस है उसको मिनिमाइज करें और वो अपने डर की वजह से शेयर को बेच देते हैं। जब सब लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि यार हमारा इन्वेस्टेड करा हुआ अमाउंट यार डूब गया है, डूब रहा है, और वो बेचना स्टार्ट करते हैं तगड़ी तरीके से, तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ बायर्स। अब जब कोई बायर नहीं होगा तो मार्केट को उठाने वाला कौन है? फिर इसका मतलब है ना, देयर इज नो बायर टू हु इज विलिंग टू बाय सिक्योरिटीज एंड दिस क्रिएट्स अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड रिजल्टिंग इन सिक्योरिटी फॉल इन सिक्योरिटी प्राइसेस। जो बियर मार्केट होती है इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद डाउनटर्न इन द इकोनॉमी और वीक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के साथ ही एसोसिएटेड है। जैसे ये कोविड के टाइम की बात है, यहाँ पर पूरी की पूरी जो निफ्टी है, मैं निफ्टी ही दिखा रहा हूँ आपको, पूरी की पूरी ये जो निफ्टी है ये आ गई ऐसे नीचे। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या शो कर रहा है निफ्टी का ऐसे नीचे आना? इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्या? नहीं, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, डाउन टर्न है इकोनॉमी के अंदर, और यहाँ पर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी काफ़ी वीक है। ये आता क्यों चला गया नीचे नीचे पे नीचे नीचे पे नीचे? क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए, है ना। इकोनॉमी में किसी के पास पैसा ही कहाँ बचा था, कंपनी या कॉर्पोरेट या किसी के भी पास। लेकिन बीच बीच में जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आने की कोशिश तो हुई है, लेकिन जो बियर प्रेशर था वो ज़्यादा था। लोग बेच बेच के ज़्यादा निकल रहे हैं डर की वजह से कि पता नहीं कोविड कब तक कंटिन्यू रहेगा, जितने पैसे हैं उसको लेकर निकलो अपने, है ना, ताकि हेल्प हो सके। सबको ये डर था ना कि पता नहीं कितने साल तक क्या रहेगा, कोविड, कौन जिएगा कौन मरेगा। तो लोगों के पास जहाँ अपनी सेविंग पड़ी होती है, लोग तो बेच बेच के निकलते हैं ना। तो भले ही वो लॉस में बेच के निकल रहे हो, लेकिन लोग निकल रहे थे अपना बेच के यहाँ पर पैसा अपना, राइट। इसलिए आपको यहाँ पर जो सेंटीमेंट्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो दिख रहे हैं नेगेटिव की तरफ नीचे जाते हुए। ठीक है, समझ गए? उसके बाद नैस्डैक,
नेस्डेक किसका इंडेक्स है? यूएसए का। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर नेस्डेक पर, और नेस्डेक 100 इसका इंडेक्स है। यानी कि हमारे जैसे निफ्टी 50 होता है, नेस्डेक किसको लेकर चलता है? 100 बेस्ट कंपनीज को, है ना। ये रहा नेस्डेक भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही स्ट्रक्चर बनाकर चल रहा है अभी, है ना, लेकिन ऑल टाइम हाई पे नहीं है। बस ऑल टाइम हाई इसका कहाँ पर था? इस जगह पर दिख रहा है, राइट। नेस्डेक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं गया। तो नेस्डेक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस, फुल फॉर्म इसकी। ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है विच इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। और यहाँ पर जो यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क, यहाँ पर कौन, इस स्ट्रीट का नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट, है ना। ये ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज है डेट इंक्लूड्स वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल एक्सेट्रा। नेस्डेक जो है इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ अराउंड 3000 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन द नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नाम बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो नेस्डेक पे आ गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका गूगल, फेसबुक, एप्पल। ओके, उसके बाद ब्लू चिप। ब्लू चिप जो है इट जनरली रेफर्स टू अ स्टॉक ऑफ कंपनी जो कि एक मार्केट लीडर होता है उस सेगमेंट के अंदर, एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड ग्रोथ क्रेडेंशियल्स। ये अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं और इनकी अच्छी स्टेबल या फिर रिलायबल ग्रोथ रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल भारत के अंदर अगर आप बात करो, जो अच्छी ब्लू चिप कंपनीज हैं और जो कि पेनी स्टॉक्स नहीं है, सस्ते भी नहीं है, वो अच्छी ग्रोथ रिटर्न आपको देते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी पैसा लगाओ तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। वो है TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड SDFC। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, और SDFC। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो करंट मार्केट वैल्यू होती है पर शेयर, द करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर टाइम्स द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी गिव्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। जैसे आप इस कंसेप्ट को आराम से यहाँ से समझो। IPO जैसे लॉन्च हो रहा है तो शुरू में IPO को यही बोला जा रहा है कि तुम कितने शेयर्स लेकर आ सकते हो, यही मतलब हुआ ना इसका। आज जैसे एक IPO लॉन्च हुआ शूरत डिज़ाइंस 17 अगस्त को, है ना, इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है? इशू साइज कितना है? 2.03 करोड़ का। अभी ये शुरू में कितने शेयर्स लेकर आ सकते हैं अपने? कितना मार्केट कैप है इनका? 4,23,000 शेयर्स का। और 1% जब IPO खरीदा होगा तो मिनिमम उसके अकाउंट में कितने शेयर आ जाएंगे? 3,000। ठीक है, तो द करेंट मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये एक मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं वो होती है कंपनी की। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इन्वेस्टर्स ओपिनियन ऑफ द कंपनीज नेटवर्थ, कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी चल रही है, इसकी मार्केट कैप कितनी है।
और वैसे में अगर ऐसे आपको और दिखाऊँ मार्केट कैप, जैसे कोचिन शिपयार्ड की ही बात कर लेते हैं जिसको अभी हम देख रहे थे। इसके आप फंडामेंटल्स पे जाओगे किसी के भी, मार्केट कैप इसका कितना दिख रहा है 8680 करोड़, क्योंकि ये दे रखा ना ये करोड़ में है। तो कोचिन शिपयार्ड की मार्केट कैप कितनी है 8680 करोड़, मतलब 8680 करोड़ के शेयर्स लॉन्च कर सकता है। और बताओ किसकी मार्केट कैप देखें, नाम लो किसी का भी, बताओ श्रेया। पीएनबी, अभी बिकने बाकी है। वेरी गुड, हाँ भाई। पीएनबी की मार्केट कैप है श्रेया 67,739 करोड़। तभी तो इसका लॉट साइज इतना ज्यादा हो जाता है, मतलब ये तो बेचने के लिए बैठे, इसके लिए 16,000 का लॉट साइज दिखाया था ना मैंने आपको। ये देखो आपका ऑप्शंस के अंदर, इसका पीएनबी का फ्यूचर से ऑप्शंस के अंदर इसका लॉट साइज 16,000 का होता है, 16,000 के मल्टीपल में। यानी कि अगर मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ, मेरे पास पीएनबी के कितने शेयर आ रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस के लिए 16,000, 2 32,000, 48,000, 64,000, 80,000, 96,000, 1,12,000। ठीक है, और रिलायंस का देखते हैं। अच्छा, रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में भी आप जानते होंगे, चलो इसका देखते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर 23,010 करोड़, अच्छा खासा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज जनरली टेकन टू बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइज फॉर अ कंपनी के कंपनी का कितना बड़ा साइज है। रिलैक्सो का इसका मतलब काफ़ी अच्छा साइज आपको समझ में आया है ना। पीएनबी का भी काफ़ी अच्छा खासा है। मार्केट साइज एक अच्छा खासा इंडिकेटर होता है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप मार्केट साइज को देखते हो तो उससे भी आपको पता लग जाता है मार्केट कैप को देखते हुए कि यार हाँ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर इन्वेस्ट करने की, और भी लोग बाय करेंगे और काफ़ी बड़ा इसका पूल है शेयर्स का, काफ़ी बड़ा फंड है इसका। इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एज पर डिफरेंट मार्केट साइजेस। यानी कि अगर आप ही के पास अगर 10,000 रुपये हो तो आप कुछ पैसा अपना रिलैक्सो में लगा सकते हो, मार्केट साइज को देखते हुए पीएनबी में लगा सकते हो, रिलायंस पावर में लगा सकते हो, टाटा मोटर्स में लगा सकते हो। जैसे टाटा वालों का भी मार्केट साइज़ काफ़ी अच्छा होगा। टाटा स्टील की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसका वेरी गुड, ये देखो कितना तगड़ा, 1,46,842 करोड़। उसके बाद बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये है ना, ये देखो ये दिख रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100। और लार्ज कैप कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ निफ्टी हो, निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 100 और ऐसे ही होता है निफ्टी 200। और ये उसके अलग अलग सेक्टर्स हैं वैसे। निफ्टी फार्मा यानी कि यहाँ पर सिर्फ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स होते हैं। फिर आपका निफ्टी आईटी सेक्टर्स वाले, निफ्टी एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इनको कहते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, और फिर निफ्टी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज वाली निफ्टी, निफ्टी बैंक सिर्फ बैंक वाले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ लार्ज कैप। कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है उसको आप कहते हो लार्ज कैप कंपनीज। ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं एंड इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज इज कंसिडर्ड टू बी अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। एज दीज आर लार्ज कंपनीज दे डिस्क्लोज देयर एनुअल स्टेटमेंट टू द पब्लिक रेगुलरली, अपना ट्रस्ट जीतने के लिए, एग्जाम्पल टीसीएस, एयरटेल वगैरह। तो हम देखते हैं चलो किस किस का मार्केट कैप
20,000 करोड़ से ज़्यादा है, कोई भी 5 कंपनीज हम लोग रैंडमली ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सामने कोई भी कंपनीज, जो आपको ठीक लग रहा है आप मुझे बता दो, जो आपको ठीक लग रहा है बताओ किस पे जाएं, कोई भी नाम ऐसे बताओ जो आपने कभी ना सुन रखे हो, ऐसा उसका देखते चलो। आपने कुछ का उस कंपनी का नाम नहीं सुन रखा, ये बाटा वाटा को हटाओ, आपको जो ठीक लगता है वो बताओ चलो। क्या वो दिख नहीं रहा? ये लो बताओ आपको क्या ठीक लगता है बताओ। क्रॉम्पटन, ये क्रॉम्पटन ग्रीफ, ठीक है, पहले हम सिलेक्ट करते हैं क्रॉम्पटन। रूल क्या है लार्ज कैप के लिए? 20,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका मार्केट कैप होना चाहिए। देखते हैं क्या इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है? नहीं, थोड़ा सा दूर रह गया है ना। हमें बचना चाहिए ना इससे, श्रेया गौरव, है ना। 19,500 करोड़ है, ठीक है। चलो तो किसी और को देखते हैं, बताओ आप ज़रा, कोई और बताओ, बताओ श्रेया को सिलेक्ट करो। ट्रेंड, इसके अंदर कर सकते हैं पैसे इन्वेस्ट, 63,666 करोड़, ठीक है। और कोई बताओ इनमें से। ये नेटवर्क है ना, 21,000 करोड़ पास ही है, लेकिन 20,000 करोड़ से तो ऊपर ही है, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है, ठीक है काफ़ी। उसके बाद मिड कैप कंपनीज विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5,000 करोड़ to 20,000 crore, they fall in the bracket of mid cap companies. They are generally considered to be riskier than investment in large cap stock. मतलब इसके इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी रिस्कियर मानी जाती हैं, मतलब ये होती हैं एक तरीके से, लिख लो यहाँ पर, रिस्क फ्री कंपनीज। मतलब इनसे बेस्ट कुछ ऑप्शन नहीं है चले हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए देश में, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी रिस्कियर देन इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक्स, बट जनरली दे हैव द पोटेंशियल टू गिव हाई रिटर्न्स इन 3 to 5 year horizon. इन्वेस्टर जो होते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन सच स्टॉक्स इन द होप ऑफ दैट दे आर गेटिंग गुड वेंचर्स, तो वो लार्ज कैप की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर पेशेंस है तो वो मिड कैप की तरफ भी जा सकते हैं, मिड कैप थोड़े सस्ते मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में बोल रहा है, ठीक है। तो एक बार के लिए बताओ इनमें से कुछ सिलेक्ट करो ज़रा। इंडस टावर की 46,000 करोड़ है, यानी कि ये तो लार्ज कैप हो गया है ना। ये क्रॉम्पटन, हाँ जैसे अभी हमने इसी को लिया था क्या, हाँ ये है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में, तो इसको हम कहाँ डालेंगे? मिड कैप के अंदर। ये थोड़ा सा रिस्की लग सकता है, रिस्की है हमारे इस डेफिनेशन के हिसाब से, है ना। क्यों? ये पैसा तो दे देगा, अच्छा रिटर्न देखो, 20,000 करोड़ के आसपास ही है ये, लेकिन हमें यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, राइट, ठीक है। ऐसे हम इसको देखते हैं एबीबी को, मार्केट कैप अच्छा है 95,000 करोड़ का, लार्ज कैप है ये। श्रीराम फाइनेंस 69,000, लार्ज कैप। तो ये होती है लार्ज कैप कंपनीज। एग्जाम्पल इसका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाटा, अपोलो हॉस्पिटल्स, टीवीएस मोटर। तो देखिए ज़रा एक बार को बाटा को, बाटा इंडिया फंडामेंटल्स, अब तो इसने तोड़ दिया, अब तो ये लार्ज कैप के अंदर आ गया है ना, लार्ज कैप के अंदर आ गया है। टीवीएस मोटर्स, ये भी लार्ज कैप के अंदर आ गया। और अपोलो हॉस्पिटल, ये भी लार्ज कैप के अंदर आ गया। ये तीनों एग्जांपल गलत दे रखे हैं नितिन सिंघानिया ने। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी एक ऐसा स्टॉक, मतलब
नाम तो देखो ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई मेंस में थोड़ी ना ये कोड करना है आपको, लेकिन फिर भी अगर करना पड़े तो एक एग्जांपल तो देखो हमारे पास होना ही चाहिए। एंड इसके लिए कौन सा था वो, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स है ना। ये देख लो, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर 80 पैसे का है, मार्केट कैप कितना है 963 करोड़ का, लेकिन 5,000 से उसके बीच में आता ही है, तो आप इसको तो स्मॉल कैप के अंदर ही रखोगे। ठीक है, आप इसी को ले लो जो हम बात कर रहे थे ना उसकी, ये अपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ठीक है, अभी के लिए आप इसी को डाल सकते हो। स्मॉल कैप कंपनीज हैविंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 5,000 करोड़, तो इसके अंदर हम किसको डाल सकते हैं, आपका GTL इंफ्रा। ठीक है, दे आर टर्म्ड एज स्मॉल कैप। तो ये होती हैं स्मॉल कैप कंपनी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अभी मैंने गया था ये GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ये है फंडामेंटल। सिर्फ इसकी मार्केट कैप कितनी है 963 करोड़ की। रूल क्या कहता है, 5,000 करोड़ से नीचे जो हो वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो दे आर इधर स्टार्टअप्स होती हैं या जो कंपनीज होती हैं डेट आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज, दे आर कंसिडर टू बी हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देंगी, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एज दे आर स्मॉलर कंपनीज जनरली नॉट मच इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इनका चार्ट अभी अभी बना होता है। जैसे श्रेय याद है वो जो IPO थे, जैसे वो जो आपको 160% का रिटर्न दे रहे थे, वो दे रहे थे, मैंने क्या बताया था रूल वहाँ पर, यार वो देने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ी ना पता था कि 160% का रिटर्न दे देंगे वो। जैसे जो लिस्ट हो गए, जैसे यहीं पर देखो करंट गेन 130% उठ गया ये ओरियाना पावर लिमिटेड। अब इसको देखते हैं ज़रा, ओरियाना पावर लिमिटेड। ठीक है, यहाँ गए, इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखें, पहले इसका चार्ट देखते हैं ज़रा। एक ही कैंडल है बस इसकी 11 अगस्त की, बाकी क्या है क्यों नहीं दिख रही हैं, ज़रा मैं 5 मिनट पे आपको लेके चलता हूँ। भाई साहब चार्ट ये जो है ये फ्लैट पड़ा हुआ है इसका, ओरियाना पावर। अब तो ये लिस्ट हो गया ओरियाना पावर लिमिटेड। 5 मिनट, चार्ट ये क्या है, ये उसके बाद ये फिर यहाँ देखो एक ही है, अगर आपको दिख पा रहा है तो अगर ये ऐसा है, क्या इसके अंदर दम है, ये भी देख लेते ज़रा। चार्ट से तो देखो कोई औकात दिख नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं ज़रा। ओरियाना पावर लिमिटेड फंडामेंटल्स, ये लो, मार्केट कैप 608। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे पता लगा सकते हो IPO के हिसाब से। अब श्रेय देख रहे हो 130% का रिटर्न दे रहा है, 130% का, जिस दिन IPO खुला, और है स्मॉल कैप। अब समझ गए गौरव, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। और जाके देखिए ज़रा, देखते हैं ज़रा हम लोग पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर पैसा डूब सकता है हमारा। लिस्टेड हो चुके हैं, और बताओ किसमें से किसका अच्छा रिटर्न आपको दिख रहा है। 130% तो इसका था, और किसी का दिख रहा है कहीं 160% इसका है ना। आहा सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अच्छा आहा सोलर टेक्नोलॉजीज, और इसका चार्ट देखें, आहा सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कुछ अच्छा दिख रहा है इसका चार्ट है श्रेया, दम दिख रही है कुछ चार्ट में, नहीं ना, तो चलो
औकात भी देख लेते हैं। 133 करोड़ आ गई दम। बताओ गौरव, निकल गई ना इसकी हवा। 160% का रिटर्न दिखा रहा था, दम है कुछ अंदर नहीं ना। बस ये ट्रिक अगर आप सीख जाओ, आपका इन्वेस्टमेंट मतलब आप बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तभी अब समझ गए मैं क्यों कहता हूँ आईपीओ के अंदर कभी पैसा मत लगाना, कभी भी। आईपीओ क्योंकि यार श्रेया, हमने रूल पढ़ा था गौरव, इसमें मयूर आप सब जानते हो, वो लोग अपने कंपनी अपने ग्रोथ स्ट्रक्चर के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उसके लिए पैसा यूज़ कर रही है आपका। फॉर एग्जांपल आंध्रा बैंक, बॉम्बे डाइंग की भी अजीब कहानी है, ये भी कभी नहीं चलता स्टॉक। बॉम्बे डाइंग 130 रुपये का चल रहा है। और बॉम्बे डाइंग, और ये जितने भी आप देखोगे ना, जितने ये सब बीएससी के ऊपर लिस्टेड है, जितने अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी। इसका क्या है, ये भी आपको ऊपर जाते हुए दिख जरूर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन मोड पे रहता है ये, ठीक है। चलो स्टॉक के अंदर अगर आपको दम दिख रही है फिर भी, लेकिन फंडामेंटल देख लेते हैं। 2387 करोड़ का, 5000 करोड़ से तो कम ही है ना, स्मॉल कैप के अंदर ही है ना। और लास्ट जो हमें एग्जांपल दे रहा है आंध्रा बैंक, आंध्रा जो वो डीलिस्ट हो गया, यही नाम है ना इसका, क्या बोल रहा है ये, आंध्रा बैंक ही तो बोल रहा है। नहीं, ये डीलिस्ट हो गया, अब नहीं रहा, ये हटा दिया इसको, सेव ही नहीं। ठीक है, इसकी जगह आप GTL इंफ्रा लिख देना। उसके बाद ये टर्म समझ में आ गई सारी की सारी, कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। फर्दर लेक्चर में और टर्म्स के बारे में जानेंगे।